हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे 6th और 7th अगस्त का डेली करंट अफेयर्स, और ये सारे काउंटिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। बैंक एससी रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त हीरक नाथ बैंकिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ। और थोड़ा आज मैनेज कर लेना, मेरा थोड़ा अभी मैं से बाहर गया हुआ था, मैंने सबको टेलीग्राम ग्रुप में बताया। उसके बाद घराने का थोड़ा बीमार वगैरह पड़ गया, जिसके लिए थोड़ा सर्दी वगैरह हो गई है। तो थोड़ा साउंड को ऑडियो को थोड़ा सा मैनेज करके चलना, ठीक है। अगर ऑडियो कम आ रही होगी तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के आप इसको सुन लेना। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे कि यूपीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई पेमेंट के बारे में आप सबको पता होगा कि यूपीआई पेमेंट जब हम करते हैं तो हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। पर अभी के टाइम पे गवर्नमेंट ने प्रपोजल डाला है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो सेलेक्टेड यूपीआई पेमेंट के ऊपर जो है स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सो अगर हम इस न्यूज़ को पूरा का पूरा पढ़ें तो वो आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रपोज किया है कि अमेंडमेंट टू द सेक्शन ए ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसके अंतर्गत जो एमडीआर है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाए ऑन सेलेक्टेड पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ठीक है। तो एमडीआर के बारे में बात करें तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये एक तरह का बेसिकली रेट होता है जो कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर बात करें किसी भी कार्ड के अंदर आप पेमेंट करते हो तो वो लगता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कोई दुकान में पेमेंट करने जाओ तो आपको बोला जाता है कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट होते हैं उनके ऊपर बेसिकली ये चार्ज लगता है, ना कि कस्टमर के ऊपर। तो ये पैसा जो है मर्चेंट को अलग से पे करना होता है एमडीआर के अंतर्गत, ठीक है। सो यूपीआई 2020 में यूपीआई के अंतर्गत माना गया था कि एमडीआर के अंतर्गत जो है कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पर अभी गवर्नमेंट का कहना है कि अभी इसको वापस से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए प्रपोजल डाला है। देखो, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये अभी प्रपोजल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो मैंडेटरी एमडीआर प्रोविजन था उसको रिमूव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो बड़े मर्चेंट्स हैं वो इसके अंदर कवर रहेंगे। एमडीआर जो रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें जो बड़े मर्चेंट कवर रहेंगे जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहेगा। इसका एग्जांपल ले सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे आपको मिलेंगे जिनके ऊपर एमडीआर लगेगा। एमडीआर का मैंने बता दिया कि कस्टमर के ऊपर नहीं लगता बल्कि मर्चेंट के ऊपर लगता है। तो कोई भी पेमेंट करेगा तो उस केस में मर्चेंट को चार्ज देने पड़ेंगे, ना कि कस्टमर को, ठीक है। जो स्मॉल मर्चेंट होंगे जिनके भी 1 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर रहेगा उनको कोई भी एमडीआर के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, इनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही है। सो इनको बेसिकली एमडीआर के अंतर्गत चार्जेस देने होंगे गवर्नमेंट को। ये एक तरह का प्रपोजल किया गया, फाइनलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो मर्चेंट है उनको पे करना होता है, ना कि जो कस्टमर है उनको पे करना होता है। समझ आ गया आपको न्यूज़? सो यहाँ पे क्या किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रपोज किया गया है कि सेक्शन ए ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत कि यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाए और हम जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो रिमूव करेंगी जीरो एमडीआर प्रोविजन, और उसके साथ ही आपको मिलेगा कि एमडीआर को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑन सेलेक्टेड डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शंस के लिए। और ये एप्लीकेबल होगा जो लार्ज मर्चेंट है उनके लिए, स्मॉल मर्चेंट को बेसिकली यहाँ पे एग्जिम किया जाएगा। अगर हम कुछ चीज़ें और कवर करें किस तरह से चार्जेस रहने वाले हैं, तो गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके ऊपर 0.5% ऑफ एमडीआर लगेगा, ठीक है। और कुछ रिपोर्ट का ऐसा भी कहना है कि 2000 से अगर ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो बेसिकली तब ये चार्जेस लगने वाले हैं। पर अभी ना ही एमडीआर रेट ना ही 2000 रुपये जो है थ्रेशोल्ड ये फाइनलाइज हुआ है। बस अभी के लिए आपको इतना रखते हुए चलना है कि 0.5% और 2000 रुपये से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन किया गया 0.5% चार्जेस लगेंगे। कब लगेंगे? जब 2000 रुपये के अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा किया गया हो तो ये अभी फाइनलाइज नहीं किया, ये प्रपोजल डाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसको जब फाइनलाइज करेंगे तब हम इसको और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। पर अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना कवर करते हुए चलना है कि ये प्रपोज किया गया है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, जब भी कभी थोड़ा सा आपकी खांसी आ रही होगी उसके लिए माफ़ करना। तो अब थोड़ा मैनेज करते चलना। तो यहाँ पे कभी भी अगर प्रपोज किया जाता है कोई चीज़, ठीक है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना, कभी भी अगर कोई चीज़ प्रपोज किया जाता है तो वो नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। आपको बेसिकली एग्ज़ाम में पूछा जाता है जब फाइनलाइज हो जाता है, पर हमें प्रपोज वाला चीज़ भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम तब जो है फाइनलाइज से हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक बार रीड करना, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, इन्होंने पार्टनर किया है स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के साथ, और दोनों मिलकर सेटअप कर रहे हैं एक कमर्शियल इंश्योरेंस पार्टनरशिप इन इंडिया। तो बजाज जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ये हमारा इंडिया की कंपनी है, और स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये आपको स्विट्जरलैंड की कंपनी मिलेंगी। तो दोनों मिलके एक कमर्शियल इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया गया। कमर्शियल इंश्योरेंस पार्टनरशिप मतलब जैसे नॉर्मल जो हमारा इंश्योरेंस रहता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, ऐसा इंश्योरेंस नहीं है, कमर्शियल इंश्योरेंस है। इसमें आपको मिलेगा फैक्ट्री मशीनरी को इंश्योरेंस दिया जाएगा, शिप कार्गो, इन सबको इंश्योरेंस बेसिकली दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम होने वाला है, बेसिकली यहाँ पे जो स्विस ई कॉर्पोरेट सॉल्यूशन का एक प्रोग्राम है, स्विस ई इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम, इसके अंतर्गत इंडियन कंपनीज जो है ओवरसीज ऑपरेशन के अंतर्गत बेसिकली इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके रखा हुआ है, तब भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप अच्छे समझ पाओगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस ने एक कंपनी खोली है, मान लेते हैं वियतनाम में, एक कंपनी खोली है मान लेते हैं यूके में, ठीक है, और एक कंपनी खोली है यूएसए में। ऐसे एग्जांपल लिया है छोटा सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वियतनाम में जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी वो अलग होंगी, ठीक है, यूके में इंश्योरेंस की पॉलिसी अलग होंगी, और यूएसए में इंश्योरेंस की पॉलिसी अलग होंगी। वैसे ही आपको मिलेगा कि इंडिया में इंश्योरेंस की पॉलिसी अलग अलग होंगी। सो ये प्रोग्राम के अंतर्गत क्या कहा गया है, इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत कहा गया है कि डिफरेंट जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ है उन सबको एक साथ लाया गया है, और वहाँ पे आपको मिलेगा कि उसके बाद इंश्योरेंस देने का काम जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत रहने वाला है। तो अगर कोई कंपनी जैसे रिलायंस है या कोई एबीसीडी कंपनी है जो कि वियतनाम में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की है, इंडिया की कंपनी है जो कि वियतनाम में जाके अपनी कंपनी स्टैब्लिश की है, और वो चाह रही है इंश्योरेंस लेना, ठीक है, और वो इंश्योरेंस जो लेंगी वो रहेगा कमर्शियल इंश्योरेंस, जिसके अंतर्गत उनका जो फैक्ट्री है, मशीनरी है, वो सब कुछ कवर रहेगा। उसके साथ आपको मिलेगा कि शिप जो है वो सब कुछ कवर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी ने बेसिकली इंश्योरेंस लिया है, कमर्शियल इंश्योरेंस, तो ये जो है इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ले सकता है, और यहाँ पे बेसिकली अलग अलग से इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलायंस कंपनी अगर बात करें इंटरनेशनल प्रोग्राम इंश्योरेंस के अंतर्गत, इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वियतनाम में, यूके में और यूएसए में सिंगल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है बेसिकली ले सकती है। तो हर एक कंट्री में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होंगी इंश्योरेंस की, वो सारा कुछ इस इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम जो स्विस ई कॉर्पोरेट सॉल्यूशन का है इसके अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बेसिकली कोई भी कंपनी है इंडिया की, अगर वो ग्लोबली अगर कोई स्टैब्लिश करती है, ओवरसीज ऑपरेशन करती है, सो उसको इंश्योरेंस अलग अलग कंट्री में लेने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल इंश्योरेंस लेगा इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। और बेसिकली इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मल्टीपल कंट्री इंश्योरेंस कवरेज रहने वाला है। उसके साथ ही अगर आप समझो कोई एक बाहर देश की कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में आके स्टैब्लिश किया अपना बिजनेस, तो वो बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ बेसिकली आपको मिलेगा कि इंश्योरेंस ले सकती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा न्यूज़ मिल गया, और इसी के लिए एक तरह का दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। इस चीज़ को अगर हम वर्ड में पढ़े, जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ को अगर हम वर्ड में पढ़े तो क्या बताया, इंडियन कंपनी एक्सपेंडिंग अब्रॉड। अगर मान लेते कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्लांट वियतनाम में खोल रहा है और उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो बजाज अकेला इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बजाज जो है हमारा डोमेस्टिकली इंडिया में ही इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है, पर ये यूज़ कर सकता है स्विस ई इंटरनेशनल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म को, और उसके बाद वो इंश्योरेंस ले सकता है कोई भी कंट्री में। उसी हिसाब से आप समझो कोई एक फॉरेन कंपनी है जो कि हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, कोई जर्मनी की कंपनी है जिन्होंने एक फैक्ट्री इंडिया में बिल्ड किया हुआ है,
तो हमारे इंडिया में जो इंश्योरेंस का रूल्स और रेगुलेशंस होगा वो अलग रहेगा और वो ऑलरेडी फॉलो करता हुआ जाएगा बजाज के द्वारा। तो यहाँ पे बजाज के द्वारा उस कंपनी को इंश्योरेंस देने का काम किया जाएगा, तो इसीलिए ये जो है पार्टनरशिप किया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा न्यूज़। अगर हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बजाज जनरल इंश्योरेंस को 2001 में फॉर्म किया गया था। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अंतर्गत काम करता है। हेडक्वार्टर आपको पुणे महाराष्ट्र मिलेगा। एक तरह का प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस है। और इससे पहले बजाज जनरल इंश्योरेंस से पहले इसका नाम था बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो अभी के टाइम पे एलायंस जो है एक कंपनी आपको मिलेगी यूके की, और ये एलायंस जो है आपको मिलेगा कि हट गई हुई है, तो अभी बजाज जनरल इंश्योरेंस बन चुकी है। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो स्टैग है वो बेच दिया गया है, जिसके से अब जो इसका नाम है वो है बजाज जनरल इंश्योरेंस। उसका स्विस री कॉर्पोरेट सोल्यूशन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको जूरिख स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। एक तरह का कमर्शियल इंश्योरेंस देने का इसका काम रहता है। कमर्शियल इंश्योरेंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया फैक्ट्री, ठीक है, उसके साथ आपको लॉजिस्टिक, ठीक है, कंपनी भी वो कवर रहती है, तो ये सारे आपको मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे आज हम कोई क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस इतने कुछ बन नहीं रहे। और बाकी बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा वेबसाइट में, तो वेबसाइट में जाके आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को जरूर लगाते हुए चलना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरीज ऑफ डायरेक्शन लाए गए जिसके अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर फाइनेंस फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है। और इस डिसीजन को जो है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उसके साथ जस्टिस बख्शी और जस्टिस वी मोहन, ये तीन आपको बैच मिलने वाली है। इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, एक डायरेक्शन लाया गया है किस तरह से हम डिजिटल स्कैम्स को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कवर करें तो डिजिटल स्कैम्स के बारे में बात करें तो इन्होंने टोटल ये 1 2 3 4 5 चीज़ें जो है बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली चीज़, आरबीआई को बोला गया है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर लाया जाए विद इन 4 वीक कि किस तरह से हम मूल अकाउंट को रेगुलेट कर सकते हैं। मूल अकाउंट क्या होता है? मूल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे विदाउट नॉलेज ऑफ द कस्टमर कोई दूसरा पर्सन उसको गलत वे में यूज कर रहा हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको याद रखते हुए चलना है कि मूल अकाउंट के अंतर्गत जो कस्टमर है उसके बिना नॉलेज के मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा हो या टेरर फंडिंग की जा रही हो, तो ये एग्जांपल है मूल अकाउंट्स का। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेसिकली एसओपी जारी करने के लिए बोला गया। एसओपी क्या रहता है? एक डॉक्यूमेंट रहेगा जहां पे पूरा प्रोसेस बताया जाएगा किस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं मूल अकाउंट्स को। मूल अकाउंट्स के अंदर आपको याद रखना है कि आरबीआई ने मूल hunter.ai भी लॉन्च किया था, जिसका काम था कि मूल अकाउंट्स को ढूंढने का। ठीक है, सो एसओपी के अंतर्गत क्या क्या काम रहेगा? एसओपी के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन करने का काम होगा, फ्रीजिंग करने का काम होगा, इन्वेस्टिगेशन करने का काम होगा और मैनेजमेंट करने का काम होगा मूल अकाउंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो यहाँ पे मेजर डायरेक्शन दो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो दिया गया है नेशनल वाइड साइबर फ्रॉड रेडेंशियल बनाने के लिए बोला गया है। तो किसी के साथ भी अगर साइबर फ्रॉड होता है तो वो बेसिकली अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है, और ये जो है सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन दिया गया है कि इमीडिएटली साइबर फ्रॉड ग्रीवेंसेस बेसिकली मॉड्यूल बनाया जाए, उसके बाद मनी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल भी बनाया जाए। ठीक है, तीसरी चीज बताई गई है नेशनल वाइड रोल आउट ऑफ E0 FIR। E0 FIR मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि E0 FIR क्या रहता है? एक तरह का डिजिटल FIR होता है। अगर कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो वो पर्सन जो है बेसिकली डिजिटली अपना FIR फाइल कर सकता है, और अगर उसको रेगुलर FIR बनाना हो तो 3 दिन के अंदर उसको पुलिस स्टेशन जाना होता है। अगर जीरो FIR के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जीरो FIR किसने रजिस्टर कराया था? वो हमने पढ़ा था न्यू दिल्ली ने, और उसके साथ ही हम जीरो FIR के बारे में बात करें तो रिसेंटली अभी गुजरात ने भी अपना लिया है। टोटल 19 स्टेट्स मिलेंगे जहाँ पे जीरो FIR अभी के टाइम पे चालू है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी स्टेट्स हैं उनको स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है विद इन 4 वीक्स के अंतर्गत बनाना है, और उसके साथ ही जीरो FIR को इम्प्लीमेंट करना है विद असिस्टेंट फ्रॉम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलके। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें इसके नाम से आपको काम पता लगेगा। तो एक तरह क्या है कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, तो यहाँ पे आपको सेंटर, स्टेट, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट,
ठीक है, सारे के सारे एक साथ ही लिंक होते हैं। तो अगर कोई साइबर फ्रॉड अगर स्टेट में होता है तो वो डेटा जो इसके अंतर्गत जाता है, कोई साइबर फ्रॉड अगर पुलिस पकड़ता है वो डेटा भी इसके अंतर्गत जाता है, कोई लॉ एनफोर्समेंट अगर बेसिकली कोई साइबर फ्रॉड पकड़ता है वो भी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत जाता है। सो यहाँ पे एक तरह का इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है साइबर क्राइम के अंतर्गत। सो इसके साथ आपको मिलेगा कि जीरो FIR को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है, ठीक है। और इसके साथ ही बोला गया कि स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने के लिए विद इन 4 वीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाने के लिए। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का काम क्या होगा कि जो शेयर्ड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और विक्टिम कंपेंसेशन मैकेनिज्म भी दिया जाएगा कि जो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत विक्टिम होंगे उनको बेसिकली कंपेंसेशन देने के लिए एक मैकेनिज्म भी बनाने के लिए बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसके साथ ही वीडियो कॉल किल स्विच भी बनाने की बात की गई है। वीडियो कॉल किल स्विच का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो आपको मिलेगा कॉल के थ्रू तो हो ही रहा है, उसके साथ ही आपको मिलेगा वीडियो कॉल के थ्रू भी हो रहा है। और वीडियो कॉल के थ्रू जो लंबे वीडियोस होते हैं, लॉन्ग वीडियोस होते हैं, उसके थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसके थ्रू ज़्यादा हो रहा है। सो उसी के लिए एक किल स्विच मैकेनिज्म बनाने के लिए बोला गया है कि जैसे एक किल स्विच मैकेनिज्म ऑन किया जाए वैसे ही जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाए। बेसिकली अगर UPI है, क्रेडिट कार्ड है या कोई भी फॉर्म है वो सारा का सारा एक बार में ही ब्लॉक हो जाए, तो ये चीज़ कही गई है। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई वीडियो कॉल आया है जॉब रिलेटेड मान लेते हैं, ठीक है, और आपको बेसिकली इंटरव्यू वगैरह लिया गया, बाद में बोला गया कि आपको सिक्योरिटी जमा करनी है, कुछ पैसे जमा करनी है, या तो कुछ आपके लिए बेसिकली कोई वीडियो कॉल आया जिसमें आपको लग रहा है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक किल स्विच रहेगा। मान लेते हैं आपका अकाउंट ICICI बैंक में है, SBI बैंक में है, तो आपने जो है किल स्विच जैसे ऑन करोगे वैसे आपका UPI ट्रांजेक्शन, जैसे आपको डाउट हुआ कि ये वीडियो जो है बेसिकली स्कैमर का है या फ्रॉड का है, तो आपने किल स्विच ऑन कर दोगे और जैसे आप किल स्विच ऑन करोगे वैसे ही पूरा जो भी ट्रांजेक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। वो UPI रिलेटेड हो, वो डेबिट कार्ड रिलेटेड हो, वो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो सारा स्टॉप हो जाएगा। आपको अलग अलग से UPI को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग से बेसिकली आपको मिलेगा कि जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किल स्विच बटन दबाओगे, वीडियो कॉल किल स्विच बटन दबाओगे, वैसे ही आपका पूरा का पूरा जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो रुक जाएगा, इवन जो वीडियो है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा न्यूज़ मिलने वाला है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अभी एक डायरेक्शन लाया गया है जिसके अंतर्गत बैच के अंतर्गत कौन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपको मिलेंगी सूर्या कंठ, ठीक है। उसके साथ आपको मिलने वाला है V मोहन और बख्शी। 3 बंदों का नाम जरूर याद रखते चलना है। ये तीनों के तीनों जो है 3 बेंच आपको मिलने वाली है जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट के अंतर्गत ये 5 तरह की चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ पे एक केस आया था जो सुमोटो प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द 4th रिपोर्ट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का, जिसके अंतर्गत ये अभी के टाइम पे आपको मिलने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो इंडियन पोस्ट ने अभी के टाइम पे 5 रुपये का एक पोस्टल आपको मिलने वाला है स्टैम्प रिलीज किया है पद्म भूषण सतीश गुजराल के ऊपर। तो इनका अभी 100वां एनिवर्सरी था, उसी समय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या तो बात करें इंडियन पोस्ट के द्वारा ये आप देख सकते हो ये स्टैम्प 5 रुपये का जो है रिलीज किया गया है, ठीक है। 5 रुपये मतलब 500 पैसे इस तरह से जो है लिखा जाता है। पर्पल कलर देख सकते हो पीछे साइड पे है, 2026 यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इनके बारे में बात करें तो ये पद्म विभूषण मतलब इंडिया का जो 2nd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया था 1990 को। उनके ऊपर ये पोस्टल स्टैम्प जो है बनाया गया है। इस पोस्टल स्टैम्प को डिज़ाइन किया गया है अनुज कुमार के द्वारा और इन्होंने जो है अंसल गुजराल अंसल इन्होंने प्रपोजल डाला था, उसके अंतर्गत ही ये बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2010 का साइक्लिक सेल्फ पोर्ट्रेट है, इनका फोटो है 2010 का, वो यूज़ किया गया है। उसके साथ ही आप देख सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट जो है फोटो यूज़ किया गया है और बैकग्राउंड में आपको पर्पल और ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या रखते हुए चलना है कि 5 रुपये का बेसिकली यहाँ पे
एक स्टैम्प रिलीज़ किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, या तो बात करें इंडियन पोस्ट के द्वारा, जो कि आपको मिलेगा सतीश गुजरल जी के ऊपर रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यह एक छोटा सा न्यूज़ है जो कि आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने एमयू साइन किया है इसरी इंडिया के साथ, और एक एडवांस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, लोकेशन इंटेलिजेंस और फिर जियोस्पेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन जो है बनाया जा रहा है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग देने का काम वो इसका रहने वाला है। बाकी आप भेल का जो है पढ़ सकते हो कि स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, एक तरह का नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मिलने वाला है। हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र मिलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली भेल को जो है, भेल के जो पर्सनल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो पर्सनल्स हैं उनको लोकेशन इंटेलिजेंस, उसके साथ GIS GIS का जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रायल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी के टाइम पे रिवैम्प किया है अपना ऐप, जो कि आपको मिलेगा ट्रायल माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन कोई नया नहीं है, ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बहुत पुराना मोबाइल एप्लीकेशन है, पर इसको थोड़ा सा रिवैम्प करके जो है इसका वर्जन निकाला गया है। जहाँ ये ऐप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप रियल टाइम फीडबैक देख सकते हो ऑन वॉइस कॉल क्वालिटी का, ठीक है, और हेल्प कर सकते हो टेलीकॉम सर्विस को अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रायल की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्रायल का काम क्या होता है कि जो भी हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरटेल है, VI है, जियो है, BSNL है, इनके ऊपर रेगुलेट करने का काम होता है। तो इनका कॉल की जो क्वालिटी है वो कैसा है उसी को देखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसी का फीडबैक लेने के लिए सिटीजन के थ्रू एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये पुराना ऐप है बहुत ज़्यादा, इसको अभी के टाइम पे रिवैम्प किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि कितना कॉल ड्रॉप हो रहा है, नेटवर्क पुअर है, कहाँ से बात की जा रही है, आउटडोर से बात की जा रही है, इंडोर से बात की जा रही है, ट्रैवल करके बात की जा रही है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे फीडबैक दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस, टेक्निकल नेटवर्क परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसके साथ ही क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिकली जब कॉल किया जा रहा हो किस तरह से यूज़र का एक्सपीरियंस है वो चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें की फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इंस्टेंट कॉल रेटिंग दे सकते हो आप, 5 स्टार के अंदर कितना कॉल रेटिंग है वो दे सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो कोई भी अगर इशू होता है, अगर ऑटोमेटिक पोस्ट कॉल फीडबैक वो भी दिया जा सकता है, फीडबैक हिस्ट्री जो है विद इंटरेक्टिव मैप, बेसिकली आप जहाँ से बात कर रहे हो उसका पूरा मैप बनाया जाता है कि यहाँ से बात किया जा रहा है और यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो सारा कुछ भी इसी ऐप के अंतर्गत मिलता है। इसमें आपको बेनिफिशियरी कौन मिलता है, आपको कंज्यूमर मिलता है, बेसिकली जो हम सिटीजन है वो, उसका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर TSP मिलते हैं। TSP आपको बेसिकली जो कंपनी है जियो, एयरटेल, इनके बारे में बात करें तो ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरह से जाना जाता है, बाकी ट्रायल तो इसमें रहेंगे ही रहेगा। तो ये सारे आपको बेनिफिशियरी इसके अंतर्गत मिलने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ है, बस आपको इतना याद चलना है कि ट्रायल माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसका काम क्या होता है कि रियल टाइम फीडबैक देने का काम होता है ऑन वॉइस कॉल क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेगा। सो एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का 3rd स्मॉलेस्ट आइलैंड की तरह से जाना जाता है, जिसका नाम आपको नूरू मिलने वाला है। सो एक पैसिफिक आइलैंड आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के आसपास। सो इसका अभी के टाइम पे नाम चेंज कर दिया गया है, रिपब्लिक ऑफ नाम जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नारू कर दिया गया है। अब ये किया गया है नेशनल लैंग्वेज को देख के, कल्चर को देख के और आइडेंटिटी को देख के। ठीक है, और इसका कोड जो है वो NRU से चेंज करके NRO कर दिया गया है, और अभी के टाइम पे जो इनका सिटीजन है इनका भी नाम चेंज कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जो नेशनल एयरक्राफ्ट है, शिप है, सारा का सारा नाम चेंज होगा। और ये जैसे कि UN का भी पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट है, तो UN के पार्ट होने की वजह से इनका जो नाम है अभी के टाइम पे UN में भी चेंज होगा। वैसे हमने अभी 2025 में देखा था कि टर्की का नाम भी चेंज किया गया था
बस उसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया गया था, पर यहाँ पे तो पूरा पूरा नाम ही चेंज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद तो चलना है। अगर बात करें कुछ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, तो इसको इंडिपेंडेंट मिली थी 1968 में। कैपिटल आपको यरन मिलने वाला है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। अभी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो डेविड आपको मिलने वाला है। पॉपुलेशन तो हमारा कोई इंडिया के स्टेट से भी बहुत ही कम आपको मिलेगा, 12,000 के ऊपर, आपको 12,000 के आसपास आपको यहाँ पे पॉपुलेशन मिलने वाला है। और ये वर्ल्ड 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री आपको मिलने वाली है बाय पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि यूएसए में जो सिटी ऑफ बॉस्टन है और कॉमनवेल्थ ऑफ, तो इन्होंने 15 अगस्त को इंडिया डे डिक्लेयर किया है। तो अभी इंडिया का जो 79 इंडिपेंडेंस डे है उसी को देखते हुए 15 अगस्त को इंडिया डे जो है डिक्लेयर किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा न्यूज़ आपको मिलने वाला है जिसके अंदर जो इंडिया और अमेरिकन कम्युनिटी का जो यूनाइटेड स्टेट में जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए ये चीज़ की गई है। ठीक है, बस आपको इतना पता चलना है कि 2 सिटी है यूएसए की जिसके द्वारा 15 अगस्त को जो है इंडिया डे डिक्लेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर बढ़ता है। तो अभी के टाइम पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया 2026 में, 2026 का यल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यहाँ पे 117 कंट्रीज जो है लिस्टेड है। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो पीछे से इंडिया जो है 4थे नंबर पे आई है। ठीक है, तो सॉरी 2nd नंबर पे आई है पीछे से। 177 कंट्रीज में इंडिया का जो रैंक है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो आपको मिलेंगी 176। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में कितना अच्छा काम कर रही कंट्री उस हिसाब से रैंक किया जाता है और 100 में से स्कोर दिया जाता है। तो पहले नंबर पे आपको मिलेंगी एस्टोनिया जिसको 74.79 स्कोर दिया गया है। दूसरे नंबर पे आपको मिलेंगी लुक्सेमबर्ग जिसको 74.24 स्कोर दिया गया है। तीसरे नंबर पे यूके, फिनलैंड, नेदरलैंड, ये सारे टॉप 5 वाले मिलने वाले हैं। बॉटम 5 में आपको लाविस मिलेंगे, उसके बाद इंडिया मिलेगा, उसके बाद आपको बांग्लादेश मिलेगा 175, माली और वियतनाम इस तरह से आपको दिखेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो आपको इंडिया का रैंक याद रखते हुए चलना है। पूछे जाने के चांस बहुत कम है क्योंकि कभी भी अगर रैंक बहुत ख़राब होता है इंडिया का तो वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। तो बेसिकली चांसेस है कि आपको यहाँ पे टॉप 3 में जो है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी इंडिया के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के अंदर इंडिया का जो है बेस्ट रैंक आपको मिलेगा। जितने भी स्कोर देखो स्कोर दिए जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इसमें क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इंडिया का रैंक सबसे ज़्यादा ऊपर है इन सब इंडेक्स में, तो इसमें 130 आपको मिलेगा। बाकी एयर क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी में 174 और वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन में 141 जो है रैंक किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखते हुए चलना है। अगर देखो यहाँ से पूछे नहीं चांसेस बहुत कम है अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो, पर एक बार इसको ज़रूर पढ़ते हुए चलना, स्पेशली जो बेस्ट इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। बाकी तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो यहाँ से क्वेश्चंस कुछ नहीं बनेंगे। नेक्स्ट अपॉइंट के ऊपर बढ़े तो AS राजीव जो कि अभी के टाइम पे सर्विंग एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हैं और इनको अभी के टाइम पे एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इसीलिए काम होता है कि जो करप्शन होता है, गवर्नमेंट अगर कोई भी करप्शन करता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, तो उनको ऊपर देख रेख करने का। सो अभी के टाइम पे ये विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट थे। देखो CVC के अंतर्गत आपको विजिलेंस कमिश्नर मिलता है और एक आपको मिलता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। कमिश्नर इज लाइक उससे ऊपर वाला रहता है। ठीक है, हेड जो रहता है वो रहता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और उसके नीचे आपको मिलता है विजिलेंस कमिश्नर। सो विजिलेंस कमिश्नर से इनको प्रमोट कर दिया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे और ये हटा रहे हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को। ठीक है, सो ये आपको पूरा न्यूज़ मिलने वाला है। इनके बारे में प्रीवियस रोल के बारे में बात करें तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD and CEO की तरफ ये काम कर चुके हैं। इसके साथ ही इंडियन बैंक एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और NPCI के नॉमिनेट डायरेक्टर, एक्सियम बैंक के नॉमिनेट डायरेक्टर और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नॉमिनेट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, सो ये कुछ इनके प्रीवियस रोल है, ये सारे भी आपको याद रखते चलना क्योंकि एग्जामिनर आजकल प्रीवियस रोल भी पूछ लेता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये MD and CEO रह चुके हैं।
अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करें तो उसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। 1964 में फॉर्म किया गया था और इसका काम होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बेसिकली प्रिवेंट किया जाता है कि करप्शन ना करें। नेक्स्ट कुछ की अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो अभी के टाइम पे कुछ फॉरेन पोस्टिंग के लिए अपॉइंट किया गया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, और ये अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर आते हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पे जो राहुल जैन है इनको अपॉइंट किया गया है सीनियर एडवाइजरी टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF का, ठीक है। और इससे पहले ये जॉइंट सेक्रेटरी तरह काम कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। और दूसरे पर्सन आपको मिलेंगे बलदुई जो कि सीनियर एडवाइजरी तरह अपॉइंट किए गए हैं ADB के, ठीक है। ED के तौर पे 3 साल का इनका टर्नओवर रहने वाला है। ये जॉइंट सेक्रेटरी का काम कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए। और उसके साथ सत्याजीत मोहंती जो कि आपको मिलने वाला है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने का काम इनका रहने वाला है। तो ये अभी के टाइम पे जॉइंट सेक्रेटरी काम कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। सो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताना ज़रा, मनीला फिलीपींस में आपको मिलेगा। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में, जिस तरह से आपको मिलता है वाशिंगटन DC का हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद ICAO का मैंने फुल फॉर्म बताया था ना आपको, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको टोटल मेंबर्स जो मिलते हैं 193, जैसे UN के मेंबर्स मिलते हैं वैसे आपको मिलता है। ADB में कितने मेंबर्स होते हैं, ADB में टोटल 69 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कि 50 तो रीजनल होते हैं और 19 जो है नॉन रीजनल होते हैं। बाकी ICAO का हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कनाडा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट TV स्वामीनाथन, इनके बारे में आपको पता रहेगा। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है और अभी इनको 1 साल का और टर्नओवर जो एक्सटेंड कर दिया गया है। सो अभी ये अगस्त 2027 तक कैबिनेट सेक्रेटरी का काम करेंगे और अभी के टाइम पे 33 कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। और इन्होंने सक्सीड किया था राजीव गुहा को 2024 में, और उसके बाद ही इनका जो है आपको मिलेगा कि टर्नओवर जो है 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी गोविंद मोहन के बारे में बात करें तो यूनियन होम सेक्रेटरी के आपको मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री का आपको बेसिकली यूनियन सेक्रेटरी मिलने वाले हैं और इनका भी एक्सटेंशन कर दिया गया है 1 साल का टर्नओवर, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ACC के अंतर्गत कराया जाता है। अपॉइंटमेंट कमेटी इसी के अंतर्गत कराया जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो अभी के टाइम पे एयर इंडिया के जो है MD and CEO अपॉइंट कर देंगे। छोटा सा न्यूज़ है, आपको इतना याद चलना है। और अभी के टाइम पे जो विल्सन थे इनको रिप्लेस किया गया है। अगर एयर इंडिया के बारे में बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था टाटा के द्वारा 1932 को। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको खरीद लिया था और वापस से अब टाटा ने खरीद लिया। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा और टाटा सन ने जो है 2022 में इसको गवर्नमेंट से वापस से खरीद लिया गया था। नेक्स्ट पोस्ट की न्यूज़ की ओर बात करें तो ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी बन चुकी है स्कॉच की, अनाहत सिंह, जो सिर्फ 18 साल की है और अभी 31 वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप हो रहा था, जिसमें ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। अगर अनाहत के बारे में बात करें तो इन्होंने हराया इजिप्ट के प्लेयर को और ये मैच जो है कनाडा में हो रहा था, जो चैंपियनशिप हो रहा था कनाडा में हो रहा था। इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था बेस्ट इंडियन, इनको सिल्वर मेडल दिया गया था, वो थे जोनास चिनप्पा। 2005 में इन्होंने बेसिकली मेडल जीता था और अब जो है अनाहत के द्वारा, अनाहत सिंह जो कि सिर्फ 18 साल की आपको मिलेंगी, और इनके द्वारा जो है बेसिकली चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत दिया गया है। बाकी इनके बारे में बात करें तो वुमेन सिंगल में जीता है। मैन सिंगल में किसके द्वारा जीता गया, इजिप्ट के प्लेयर के द्वारा जीता गया और रनर अप आपको एडम हावल मिलने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेट्स गवर्नमेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो विशाखापट्टनम, जो ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने मोमेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ मस्को रशिया के साथ, ठीक है। तो दोनों मिलके स्मार्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट
को जो है बढ़ावा देने के लिए एक तरह से एमओयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे डिजिटल टिकटिंग की बात की गई है, एआई एनेबल ट्रांसपोर्ट जो है बनाया जाएगा, और उसके साथ ही आपको मिलेगा कि ऑटोमेटिक मोबिलिटी, ऑटोनोमस मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल किया जा सकता है, तो वो सारा चीज़ जो है ऑटोनोमस हो पाए, तो इसी के लिए एक तरह का आपको मिलने वाला है कि एमओसी साइन किया गया है। कॉर्पोरेशन जो है, एक तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और गवर्नमेंट ऑफ मस्को मतलब रशिया के साथ एक तरह का एमओयू साइन किया गया है, ठीक है। बाकी एक बुक के बारे में बात करें तो ये बुक आपको मिलने वाली है, ब्रिंग द चीता बैक टू इंडिया। तो ये बुक लिखा गया है प्रशांत अग्रवाल, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपको मिलेंगी में है, और एक बुक को जो है पब्लिशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पब्लिशर का नाम एक बार जरूर देखते हुए चलना। इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक में क्या लिखा है, किस तरह से हमने फर्स्ट बैच ऑफ 8 अफ्रीकन चीता नामीबिया से जो है लेके आए हैं, नामीबिया और फिर साउथ अफ्रीका से कुनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे लाया गया है, उसके ऊपर लिखा है किस तरह से लॉजिस्टिक प्लानिंग की गई थी, किस तरह से चीता को जो है बेसिकली जो प्रोजेक्ट चीता जो हमारा है उसके अंतर्गत किस तरह से हमने लाया था, वो सारा कुछ इस बुक के अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लाइक और शेयर का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो ये बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट में अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, प्रशांत अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, और बुक का नाम जरूर याद रखना, ब्रिंग द चीता बैक टू इंडिया, ठीक है। बाकी आपको ये मिलेगा हाउ द डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन बिग मिशन पॉसिबल, इतना जरूरत नहीं है। ब्रिंग द चीता बैक टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, प्रशांत अग्रवाल द्वारा लिखा गया, और इसके अंतर्गत क्या है बुक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे किस तरह से हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो पहले बैच ऑफ 8 चीतास, अफ्रीकन चीतास जो है हम कुनू नेशनल पार्क में लाए हैं, उसके बारे में इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो यही से जो है हमारा पूरा वीडियो एंड हो जाता है। आई होप आपको जो भी समझा आपको समझ आ गया होगा, और थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा मेरे को अभी साउंड का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके से मैं शायद से थोड़ा धीरे भी बोला हूँ आज, तो वो आज थोड़ा मैनेज करते हुए चलना, बाकी कल तक शायद से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो कल से हम जो है जिस तरह से रेगुलर वीडियोस करते हैं उस तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको जितना डिटेल में पढ़ाना है पढ़ा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन जो है आपको वेबसाइट मिल जाएगा happyaffairs.com पे। बाकी पीडीएफ के बारे में बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो से तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट समझ। बाकी हम जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।